यानी जहाँ से हमारा बॉर्डर ख़त्म होता है वहाँ से कोसी बराज शुरू होती है और फिर वो नेपाल में रहती है। उसका एक किनारा करीब करीब हमारी ज़मीन में, और गंडक जो है आधा हमारे पास है बराज लंबाई में और आधी नेपाल में। ये दो बड़ी बराजें हैं जिनका बहाना लेकर के हम लोग का कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। लेकिन ये है कि वो जो पानी छोड़ने की बात है, वहाँ नेपाली तो एक भी अपॉइंटेड नहीं है, वो दोनों के कंट्रोल रूम भारतीय लोगों के हाथ में, हमारे बिहार के वाटर रिसोर्सेज के हाथ में। तो अगर कोई पानी छोड़ता है तो बिहार का या भारत का कह लें उसको वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट छोड़ता है। तो ये कहना कि नेपाल पानी छोड़ता है ये भ्रम में डालने की बात है, इस पर कोई विवाद नहीं। और जब भारत पानी छोड़ेगा, वहीं के हमारे इंजीनियर्स पानी छोड़ेंगे, तो वो बिना यहाँ की कंसेंट के नहीं छोड़ते। पटना से उनको राय लेनी पड़ेगी और यहाँ के मशवरे के बाद ही वो बराज का गेट उठाएंगे। तो ये बात कहना कि नेपाल पानी छोड़ देता है, ये पूरी तरह से गलत। रही बात दूसरी जो आपका सवाल है कि पानी आने वाला है और फिर ये इस तरह की बातें उठेंगी कि नेपाल पानी छोड़ देता है। अभी तो जून चल रहा है हम लोगों का, हमारा कंट्रोल रूम जो है वाटर रिसोर्सेज का, और ये नदी को मॉनिटर करता है बरसात के मौसम में, 15 जून से वो काम करना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक काम करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो व्यवस्था है वो मानती है कि बाढ़ का समय 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक। लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ मई के महीने में भी आई है और हमारे यहाँ बाढ़ नवंबर में भी आई। तो जब मई में आती है तो आपका कंट्रोल रूम ऐतिहासिक तौर पर मई में काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तो उसकी हिस्ट्री है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मालूम नहीं है कि आप यहाँ बाढ़ कब आना शुरू, सीधी सी बात। अगर मालूम होता तो आप शायद कंट्रोल रूम का समय बढ़ा करके नहीं उसको एडवांस करके रखते, और उधर जबकि नवंबर में आई है, नवंबर में 1987 में आई है, और उसमें जो पहले वाली बात है जून में तो हर साल आ जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत होती नहीं है, अभी भी बाढ़ की खबर है। तो आप कह सकते हैं कि जून के बिगनिंग में आ गए, शुरू में आ गए, शुरू में आ गए तो आप कह सकते हैं कि समय से पहले आ गए। लेकिन आपको अगर अपना इतिहास मालूम होता तो आप ये बात कभी नहीं कहते हैं। तो पहली बात ये है कि आपको उसका इतिहास ही नहीं मालूम कि कब से कब तक आएगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और एक तरह से जिम्मेवारी झेलने की बात। तो ये जो कह रही है सरकार कह रही है कि बाढ़ है, बाढ़ का पानी, क्या इसको क्या मानते हैं? सरकार तो कह रही है कि वहाँ का पानी छोड़ा गया। पानी अगर छोड़ा है तो आपने छोड़ा है और ब्लेम नेपाल को कर रहे हैं, ये तो शाश्वत सत्य है। पानी हमारा कंट्रोल हमारा है तो छोड़ेगा कौन? और वो जो कंट्रोल रूम है, हम आप जाएं तो मे आई कम इन सर करके बोलना पड़ता है वहाँ कंट्रोल रूम में जाने के लिए, और नेपाल के लोग भी उसी तरह से जाते हैं, छोड़ेंगे। तो पानी कब से आना शुरू हो जाता है? पानी देखिए, पानी का मैंने बताया ना कि अप्रैल के महीने में पानी आ गया कि बारिश हो गई। हर बार तो आता है, आंधी तूफान आता है ना, मौसम होता है ना आंधी का। कभी मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो गई उसमें और अप्रैल के महीने में आ गया, नदी का लेवल चढ़ गया, जैसे कोसी बांध बनना शुरू हुआ था 1955 में, तब मई के महीने में बाढ़ आ गई। और मई महीने की बाढ़ इसलिए आई कि थोड़ी दूर तक तो एम्बैंकमेंट बना था, पूरा तो नहीं बना था, वहाँ से दूर पर नेपाल से बनना शुरू हुआ था बॉर्डर से। अब पानी आ गया ज़्यादा तो नदी को तो आपने सिकोड़ रखा है बांधों के बीच में, तो जो अंदर के गांव पड़े उनमें तो सीधी सीधी बाढ़ आ गई, और जहाँ तटबंध नहीं बना था उसके बाद ये जो गांव थे वो धीरे धीरे आए उसकी चपेट में। उसकी तो बांध का इतिहास है, तो वहाँ से 55 से आया है। अब मैं बता रहा था कि 1987 में तो नवंबर में बाढ़ आई थी, कांगड़ा में बाढ़ आई थी, उसी में बाढ़ आई, कितनी बार आई, पानी घटता था, उसके बाद से लेवल बढ़ जाता था, लोग उधर जाते थे। ये तो मेरा पहली बात जो कंफ्यूजन की बात है, भले की बात ये है कि हमारा कंट्रोल रूम
वो मई से लेकर के नवंबर तक काम करना चाहिए। नहीं करता नहीं है क्या? 15 जून से शुरू होता है और 15 अक्टूबर को खत्म हो जाता है, तो नवंबर तक काम करना चाहिए। उस मैं ये नहीं कहता कि आप उसको 7 नवंबर तक बढ़ा दीजिए, लेकिन ये है कि इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है हर साल की, कब कहाँ बाढ़ आई, तो उसके हिसाब से अपना एडजस्ट करोगे। लोगों को तो तकलीफ होगी ना, और आप तो लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वहाँ तो कोई इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये है कि आसान पड़ता है कि नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, वो ऐसा होता नहीं। सर पिछले कुछ साल से देखा जाए राजस्थान जैसे इलाकों में भी बाढ़ आती है, इसका क्या कारण माना जाए? क्योंकि राजस्थान लोग पहले जानते हैं कि पानी की कमी होती है, नदियाँ, लेकिन राजस्थान में बाढ़ आना ये क्योंकि राजस्थान में भी बाढ़ में तो पिछले कुछ वर्षों से 95 की बाढ़ में तो मैंने काम किया है, और उसके पहले भी मुझे ठीक वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ रिपीट होता है 7, 8, 10 साल के बाद। एक बार राजस्थान में 82 में मैंने काम किया और जयपुर डूब गया, तो डूबा ही नहीं था, कट गया था पूरा, तो रेत का मामला है, तो जिधर से पानी गुजर गया वो खोखला करता हुआ चला जाता, तो अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ ख़त्म हो गई। 81 या 82 की बात, तो मतलब मैं काम किया, 95 में काम किया राजस्थान में। तो ये कहना कि राजस्थान में बाढ़ नहीं आती या प्रकार, सीधी सी बात, अगर पानी बरस गया किसी कारण अकारण से, है ना, आज इसको आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। आजकल तो एक बात कही जाती है कि जलवायु परिवर्तन से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ 1962 में यहाँ बिहार में जो फूस के घर थे और वैसे भी जो घर थे, उनके ऊपर बर्फ की एक हल्की परत जम गई, इतना ठंडा पड़ा। मैंने लिखा तो जरूर है इस पेपर में कि जलवायु परिवर्तन का मामला है, लेकिन उस वक्त कौन सा जलवायु, तो हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था ना इसका, कि वहाँ बर्फ की परत बन गई और वहाँ के लोग कहते हैं कि साहब हमारा गांव तो कश्मीर हो गया। ना कश्मीर कैसे हो गया? बोलते हम जो फोटो देखते हैं तो सब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता है फोटो, तो वो सफ़ेदी तो हमारे यहाँ गाँव में भी दिखाई पड़ती। दोपहर होते होते तक वो पानी की बर्फ जो थी वो गल जाती, और उस वक्त सारे कौवे मर गए थे जितने थे, पौधे या झाड़ियाँ जो थी, पेड़ तो फूट हो ही गए थे, जैसा कि कश्मीर में होता है वो फूट हो जाएगा, क्योंकि कितने पेड़ होंगे, इसके क्या होता है वो दूसरा वाला पेड़, तो वो हुआ, इनके पेड़ पर भी सब फूट हो गए। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने बताया कि पूजा के लिए तुलसी का पत्ता नहीं, ये बात है 1962। तब हुआ कि नहीं ये तो अष्टग्रही योग है, अमंगल ग्रह है, वो सब एक साथ आ गए हैं, तो उसकी वजह से लेकर के निकल गए हैं। क्या तो प्रलय होने वाली, प्रलय तो नहीं हुई, लेकिन पाइप तो फटे, पानी के जो पानी का कैरिंग करने वाले पानी थे, तो उसका तो टेम्परेचर इतना गया, और बर्फ जब फैलती है तो उसका दबाव पड़ता है उसी पाइप पर, तो पाइप फटे। वो दिल्ली में फटे, कानपुर में फटे, आगरा में फटे, ये सारी जगहों पर जहाँ भी है वो पाइप फटे। ये जो एक्सट्रीम घटनाएं हैं ये तो होती रही। आज हम कह देते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, लेकिन उसके कारणों में जाना, उसके इतिहास में जाना, तो बहुत जैसे हमारे यहाँ 50, 51, 52 3 साल बिहार में लगातार सूखा पड़ा था, अकाल डिक्लेयर नहीं हुआ था लेकिन सूखा पड़ा। फिर 54 में पानी बरसता, जोर से पानी बरसता। किसी बूढ़े आदमी से पूछिए तो बताएगा कि हमने 54 की बाढ़ देखी। इससे पूछे कि बाबा 54 में हत्या का पानी नहीं बरसा था, वो याद है? तो नहीं याद। अरे उसके बाद सूखे पर डिबेट हुई है 54 के बाद, 54 की बाढ़ के बाद जो लोग बोलते हैं सूखे पर विधानसभा में डिबेट हुई है, उसका मेरे पास होगा 3-4 पेज की प्रोसीडिंग, और सब लोग पहले क्या काम कर जाए। तो हम लोग तो जानते नहीं है ना, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, पब्लिक को भी नहीं बताते हैं, तो जैसे ही बाढ़ आ गई या कुछ हुआ नेपाल में पानी छोड़ दिया, सीधे की बात। वो आप उसका इतिहास देखेंगे तो पहले होता था कि वो चूहा छेद कर देता था, आज भी कहते हैं कि चूहा छेद कर दिया, दूसरा छेद कर दिया, लोमड़ी छेद कर दी, कोई आपको नजर नहीं आता। फिर उसके बाद 68 में जो बाढ़ आई थी उसमें ज़बरदस्त हुई, जितना कोसी में पानी आया था 1968 में उतना पानी आज तक नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं टूटा।
अभी है अपनी जगह सलामत। 68 की बाढ़ के बाद जो इंक्वायरी होती है सेंट्रल वाटर कमीशन के इंजीनियर्स करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये यहाँ से लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो असामाजिक तत्व हैं वो काट देते हैं बात। सर एक जानकारी प्रस्तुत करना है कि जलवायु परिवर्तन और नदियों क्या संबंध रहा है, कैसे जलवायु परिवर्तन नदियाँ प्रभावित? परिवर्तन की बात मैंने कहा तो जरूर है कि जलवायु परिवर्तन है, सब लोग कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ जलवायु परिवर्तन है। अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों के अखबार में पढ़ा था कि 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का। तो आज इस साल जो परिस्थिति हुई वो 121 साल पहले उसका नामकरण नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि हो गया तो हम कहने लगे कि हाँ ये तो पहले हो चुका है, जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है। इसलिए कि जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि मैं पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया, लोगों को रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था नहीं कराई, अगर बाढ़ आ गई तो उसमें लोगों को विस्थापन करना, उसकी मदद करना, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए तो हमने एक नया बहाना खोल दिया कि जलवायु परिवर्तन हो गया। एक दिन में तो नहीं हुआ, इसकी बात तो चर्चा में तो 1986 से है जलवायु परिवर्तन, तो कितना बीत गया, करीब 22 और इसको भी तो 35 साल हो गए। तो 35 साल में जब आप लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया, ये तय करना शुरू किया, तो उस वक्त से कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए, नहीं किया। तो अब जलवायु परिवर्तन कब तक होंगे? जलवायु कुल मिलाकर क्या कहेंगे, है क्या है जो आज के युवा कर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड, फरवरी तक ठंड रहता है, फिर डायरेक्ट मार्च के अंत में होते होते 41 हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नहीं है परिवर्तन, इसमें कोई दो राय नहीं है, परिवर्तन है, घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके लिए जो काम करने चाहिए थे हमारे पास तो 30-35 साल का समय मिला है। तो जो इस बात की हम व्याख्या करते हैं कि पेड़ लगाएंगे और हम कोयला जलाना कम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वो काम तो अपने आप चल रहा है जैसे दस्तूर के हिसाब से चलता था। तो उसके लिए जो हम लोगों को काम करना चाहिए था, जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था, हम लोग खाली भजन कर रहे हैं ना ये जलवायु परिवर्तन हो गया तो उसके बाद से वी हैव गॉट समबडी टू ब्लेम और समथिंग टू ब्लेम। तो उसके लिए भी हम लोग को काम करना चाहिए। मालवीय जी काम कर रहे हैं तो ये पटना गंगा नदी का पानी है, नालंदा और नवादा जा रहा है, क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या है ये, क्या सक्सेसफुल? एक बार आरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आरा या भोजपुर की तरफ। देखिए ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं, मैंने यहाँ भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, और पानी का ट्रांसफ़र होता है। पानी का ट्रांसफर होता है, मगर क्या उसको नदी के पानी से उठा करके आपने दूसरी जगह पर इसको एक तरह से सिंचाई का एक साधन बोल सकते हैं कि नहीं? ये मेरा ख्याल है कि यहाँ जो गया है ये तो सिंचाई बात की चीज़ है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इतना पानी उधर गया है वो तो सिंचाई के लिए ठीक है, आप तालाब बना देंगे उसकी वजह से वाटर आपकी रिच होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से आप उसको इस्तेमाल करेंगे पानी का, है ना। लेकिन एज इट इज़ मुझे नहीं लगता है कि हम वहाँ से गंगा से मुकामा से नहरें निकाल करके या बैराज बना करके उठा करके वो काम तो हमने नहीं किया। और पानी की डिमांड जो ड्रिंकिंग वाटर वाली डिमांड है और जो आपकी इरिगेशन की डिमांड है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, वो ड्रिंकिंग वाटर के पानी से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे पास मजबूर है इतना ही सीमित है। इन सब चीज़ों पर जितना हम लोगों को प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की बात है, उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो एक मर्यादा है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते, है। वो एक मर्यादित काम है जिसमें कि ठीक है बिना उसको टैप किए हुए तो हम नहीं कर सकते। नदी के पानी को हम टैप भी करेंगे क्योंकि कोई हो रहा नहीं, सिंचाई के लिए भी करेंगे, खेती के लिए भी करेंगे। अब एक सीधा सा सवाल है, जो कि नदी जोड़ योजना की बात होती है, हमारे यहाँ सरप्लस पानी है, बिहार के पास सरप्लस पानी है और दूसरी स्टेट आसाम है उसके पास सरप्लस पानी। ये पानी कहाँ से जाएगा? तो जो प्रॉमिस किया जाता है कि तमिलनाडु जाएगा और तमिलनाडु के किसान वहाँ धान उनके लिए धान उगाने के लिए पानी तमिलनाडु जाएगा। क्यों नहीं तुम दाल उगाते हो, चना उगाओ, अरहर उगाओ, मूँग उगाओ, जितना कुछ है अपना करो, चावल हम उगा लेते हैं, तुमको चावल करने की क्या जरूरत है?
सीधी सी बात है। कितनी बार कहा जाता है यू आर ट्राइंग टू बिकम रोमांटिक। अरे इसमें क्या रोमांस है? फसल विविधता पानी हमारे पास इतना उपलब्ध है और जिस तरह से होता है तो हम करेंगे। वो उसमें और भी बहुत सी शर्तें हैं, उस पानी में बहुत सी शर्तें हैं। ये जहाँ से जाएगा उल्टा जाएगा। देश का जो आप स्लोप देखें तो गंगा सागर की तरफ सारी नदियाँ जो है घूम घूम करके, चाहे वो जैसे भी जाए, उत्तर मुखी हो या दक्षिण मुखी हो, सारा पानी तो हमारा जा रहा है गंगा। आप उसको रिवर्स ग्रेडियंट में पानी को ले जाए, यही है। क्या जरूरत? उसको आप वहीं स्टोर कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए पानी। इसमें जो कई कमेटी का पानी जो है, उसमें जो पहली रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ है प्रीफेस में, इफ वी डोंट go in for drinking the rivers, we will miss the bus। तो प्रीफेस में लिखा है हमको जल्दी से करना है। फिर उसके बाद एक कमेटी और बैठी तो उसने कहा कि नहीं, ये भारत नेपाल सीमा के पास जितना बॉर्डर जो है उसको सील कर देना चाहिए, उधर से पानी ना घुसे। इसका मतलब आप समझते हैं, नेपाल से आप सील करते हैं तो पानी ना घुसे, क्या हो? कैसे हो? तो ऊंचाई से नीचाई तो आएगा ही। अच्छा, फिर उसके बाद होता है कि चारों तरफ हम लोग कुएँ बना दें, पूरे बॉर्डर कुएँ बना दें तो पानी उसमें जाएगा और उसके बाद से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो हम उस पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह के बहुत से प्रपोजल्स आए। बाद में एक और स्टडी हुई हमारे यहाँ बिहार में। उस स्टडी में आया कि हमारे यहाँ उत्तर बिहार में तो ठीक है, पानी और उतना उनके यहाँ परेशानी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सोन और पुनपुन को छोड़ उसकी फाइंडिंग है, सोन और पुनपुन में प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है वही अभी दुरुस्त है। उसके अलावा जितनी भी और नदियाँ हैं उसमें प्रति व्यक्ति पानी की जो उपलब्धता है वो नॉर्मल से कम है। तो उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर कहीं नदी को पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो सबसे पहले सोन और पुनपुन वैली को छोड़ करके हमको यहाँ से पानी लाने की जरूरत है। यहाँ पानी जो उपलब्ध है वो कावेरी, पेन्नार और वैगाई, 3 नदियाँ हैं तमिलनाडु की और दक्षिण भारत की। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कावेरी, पेन्नार और वैगई से यहाँ कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। तब सब कहते हैं कि अगर कोई नदी जोड़ की योजना से पानी लाने की बात है तो पहले पानी हमारे यहाँ लाया जाना चाहिए। दक्षिण बिहार को सिंचित करने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, रेलवे के लिए, जिन सब के लिए पानी चाहिए उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। यानी दक्षिण बिहार को पानी की जरूरत है खाली सोन और पुनपुन को छोड़ करके बाकी पूरा इलाका हमारा सूखा हुआ है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले पानी यहाँ आना चाहिए और हम पानी देने को तैयार बैठे हैं या देश चाहता है कि हम बैठे, हमारे पास सरप्लस पानी। अगर पुनपुन और सोन में पानी ना हो तो फिर आप मंगवाइए ना कावेरी से, पूछिए कावेरी वाला देगा क्या? क्यों देगा? सरप्लस तो आप है ना, आपके पास है ना, आप तो आपकी तो शोहरत है ना सरप्लस की, उस पर कोई डिबेट नहीं होती। लालू जी था एक मीटिंग में, हमने सुना था जब ये मीटिंग हुई थी इसकी विधानमंडल में, जो हॉल है ना उसमें, तो जब 2002 में इसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, जैसे सरप्लस इलाके से पानी जाएगा निचले इलाकों में, तब एक यहाँ मीटिंग की और उसमें मंत्री लोग थे, पूरे वाटर रिसोर्सेज के इंजीनियर्स थे, बाहर से तो कोई नहीं आया था, हम लोग भी चले गए थे। प्रोफेसर सीपी सिन्हा थे यहाँ, मेंबर सेक्रेटरी थे बिहार इरिगेशन कमीशन, और काफ़ी विद्वान आदमी थे, तो उनको प्रेजेंटेशन दिया।
और प्रेजेंटेशन देने के लिए उनसे जब कहा गया तो अपना बेचारे कितनी तैयारी करके लाए। सीधा सवाल कि इससे हमको क्या फ़ायदा है से ना बताइए, आप पानी का पोजीशन क्या है और कितना पर कैपिटा है, उस सब में हमको कितना फ़ायदा है वो बताइए। तो बोलते मैं बिना किसी रेफरेंस के कैसे बता दूँ कि हम कितना फ़ायदा है, पृष्ठभूमि उसकी बताऊंगा कि इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कितना पानी है नहीं है, किसको ज़रूरत है। अपने उत्तर बिहार में भी बहुत सी पॉकेट्स हैं यहाँ पानी नहीं है। सर नदियों में गाद और बाढ़ खासकर वो अलग शौक की चीज़ है। देखिए नदी में गाद आई हमेशा आती है, जब भी बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ के मौसम में जब भी पानी आता है तो वो तो ऊपर से इरोड करके लाता है ना, मिट्टी काट करके लाता है अपने साथ में, और वो नदी में आई मिट्टी वो चली जाती है, गंगा सागर में जाएगी, गोवा बंगाल में जाएगी, और वहाँ नए नए द्वीप बन गए। मगर यहाँ नदियों में गाद उसका कारण क्या? बता रहा हूँ, कारण यही है, सीधी सी बात है, ऊपर पानी बरसता है, मिट्टी तो हमारा जो ये हमारा हिमालय है वो तो भुरभुरी मिट्टी है, पत्थर उसमें फॉर्मेशन स्टेज में, उस पर जब पानी पड़ेगा तो यहाँ पानी उसके साथ गाद लेकर के आएगा, गाद लेकर के आएगा तो उस गाद का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि वो सिर्फ गाद अकेले नहीं, बालू नहीं है, वो एक फर्टिलाइजिंग सेल्ट है। अगर आप किसी नदी के पानी को देखें तो जो नीचे वाला पोर्शन है, सबसे नीचे जहाँ हमारा पैर रहता है, उसमें सबसे मोटे कण रहते हैं, बालू, मोटा बालू या ग्रेवल भी रहेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऊपर एक फाइन सेल्ट आएगा। जो असली सिंचाई का पानी है या मछली को सपोर्ट करने वाला पानी है वो ऊपर वाला है, वही खेतों में जाएगा तो आपकी ज़मीन में उपजा बढ़ेगा, चारों ओर फैलेगा, वो पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, वही पानी। अब उसके किनारे आपने बांध बनाया है ना, अब पानी नहीं जाएगा, आपका पानी जो था जिसके साथ गाद भी जाती थी, हम मान के चलते हैं कि वो नहीं जाए, बात अलग है कि बांध टूटता है तो वो पानी जाता है, लेकिन बांध अगर बना दिया हमने, मान लीजिए 20 फुट ऊंचा या 18 फुट ऊंचा, तो अब जो पानी बाहर जाएगा तोड़कर, तो पहले तो मान लीजिए कि नदी 1 फुट उठी, 2 फुट उठी और वो पानी गया, नदी शांत हो गई। अब तो नदी को आपने हार्वेस्ट कर दिया हुआ है 15 फुट ऊपर, नहीं पड़ जाना, तो उसके जो कोर्स पार्टिकल्स हैं, बालू जो है, अब उसके साथ वो भी जाएगी और आपके खेत को खराब करेगी, तो वो तो होना है। अब उस गाद का क्या करें? जहाँ तक प्रकृति की बात है, वो नदी बनाई, उसने ज़मीन बनाई, सारा कुछ किया, आपके पास खेती के लिए उसने ज़मीन दे दी और हर साल उसको रिजुविनेट करती। आपने बांध दिया तो नदी का लेवल ऊपर चला गया, और अगर वो बांध तोड़ करके जाएगा तो आपकी ज़मीन को ख़राब, और वो बालू हटाने से, फावड़ा कुदाल से हटाने से नहीं हटेगी, वो बालू तभी हटेगा वहाँ से जबकि ऊपर कहीं फिर बांध टूटे और इसको रगेद करके दूसरी जगह। इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ के पानी को इलाके पर फैला सकें, उतना उसको उपजाऊ मिट्टी मिलेगी और उतना ही हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, उतना ही विनाश कम करेगा। क्योंकि मान लीजिए 15 फुट का पानी सीधे आपके सामने आता है तो उसका तो क्या करना है आपको पता नहीं, सिवाय इसके कि जीने की दुआ मांगे कि अब बख्श दो हम, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर वो पानी धीरे धीरे आता है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, वो 1 फुट बढ़ा तो हम 1.5 फुट ऊपर उठ गया। पहले क्या था, जो हमारे कच्चे घर थे, मतलब ये रोमांटिसिज्म नहीं है, कच्चे घर से बाढ़ आए, टूट गया तो वो घर, वो मिट्टी हटाते नहीं थे, उसी के मलबे पर खाते। तो अगर ज़मीन का पानी का लेवल उठता है तो हमारे घर का लेवल भी उठता है, और तब वो सीमेंट कंक्रीट वाले पक्के घर या पक्के घर। अब हम प्रमोट करेंगे कि नहीं, हम हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री बनाएंगे और वहाँ से वॉल पैनल्स लेकर के आएंगे, फाउंडेशन का ये करके रखता है। अपनी मियाद में रहो ना, मियाद में रहना जरूरी है, और नहीं रहेंगे तो क्या होगा जो हो रहा है।
जो हो रहा है। असमय बाढ़। असमय बाढ़ आएगी, असमय सूखा पड़ेगा, सब कुछ। गंगा नदी में मछलियाँ कम हो रही हैं अधिक सभी हाँ, नदियों मैं में। तो वेजिटेरियन मछलियाँ कम हो रही हैं मगर नदी अगर नदी नहीं, वो तो देखिए, वो तो प्रदूषण का मामला है, मोस्टली प्रदूषण का मामला है। और बहुत सी नदियों की वैरायटीज़ ख़त्म हो गई। डॉल्फिन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि डॉल्फिन हमारे यहाँ रिकवर हो रही है, लेकिन उनके यहाँ तो नहीं, बाकी जगहों पर तो क्या हो रहा है वो तो पता नहीं है। जितना जीव जंतु हैं यहाँ रिकवरी करके कहाँ पर, पटना में डॉल्फिन रिकवरी तो कह तो रहे हैं सिन्हा साहब की अच्छा काम हो रहा है, उनके पास डॉल्फिन से तादाद बढ़ रही है। अभी तक रिसर्च सेंटर खुला ही नहीं है आपका। मेरे पास नहीं है, लेकिन ठीक है। डॉल्फिन को तो तुषार डालू तो हमने देखा कोसी में, गुरुजी अपने राइट पास में देखा। सुजीत झा बार बार फोन कर रहे हैं कि स्टूडियो 5 मिनट के लिए देख रहा है। मेरे पास है भाई। हाँ तो उधर से ही भी कर लेंगे, थोड़ी मिनट थोड़ा है भाई। हाँ वो भी